चलिए तो 50 क्वेश्चन का जो रिवीजन करते हैं शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एशिया महाद्वीप को यूरोप से कौन अलग करता है? यूरोप से करेगा यूराल पर्वत, सही बोल। यूराल नदी भी है। यूराल पर्वत और काकेकस पर्वत। अब विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप पूछेगा तो यूरोप हो जाएगा। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? यूरोप हो जाएगा। यूरोप का सर्वोच्च शिखर पूछेगा तो अल्बुर्ज है, रूस में है। सही बोल रहे हैं, एल्बुर्ज हो गया, रूस में जो 5642 मीटर का है। आल्प्स पर्वत किस देश में है पूछेगा तो स्विट्जरलैंड में। फ्रांस। आल्प्स पर्वत फ्रांस में है। आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंची चोटी पूछेगा, आल्प्स पर्वत हो जाएगा माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक। आल्प्स पर्वत का सबसे ऊंची चोटी हो गया माउंट ब्लैक। मेटरहॉर्न चोटी किस पर्वत का भाग है? मेटरहॉर्न चोटी, हाँ, आल्प्स पर्वत का भाग है। जो मेटरहॉर्न चोटी है कहाँ अवस्थित है? जगह पूछेगा तो स्विट्जरलैंड और इटली के सीमा पर अवस्थित है। यूरोप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी हो जाएगी डेन्यूब। महत्वपूर्ण नदी हो जाएगी डेन्यूब। हाँ, मतलब इसमें व्यापार ज्यादा होता है इसीलिए डेन्यूब नदी। लेकिन सबसे लंबी नदी पूछेगा तो वोल्गा हो जाएगी। अब पूछता है कि डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है? डेन्यूब नदी भूमध्य सागर, काला सागर। डेन्यूब नदी गिरती है काला सागर में। यूरोप की सबसे लंबी नदी अभी बता दी है, वोल्गा हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर पूछेगा तो सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन। ऐसा माना जाता है कि भारत में, मतलब वहाँ जब भारत गुलाम था तो वहाँ एक ईंट लगता था ना, वो भी भारतीय के पैसा से लगता था। लंदन में जितना विकास हुआ वो सब भारतीय के पैसा से लगा है। यहाँ से लूट के लेके जाता था, लंदन में इन्वेस्ट कर रहा था, वहाँ रोड बनवाया, कुछ बनवाया, पुल बनवाया। अब पूछेगा कि लंदन किस नदी के किनारे है तो टेम्स नदी के। फ्रांस की राजधानी तो सबको मालूम है, आपको भी मालूम है होगा, पेरिस है। किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। विश्व का सुंदर नगर किसको माना गया है? पेरिस को, फ्रांस को। सुंदर नगर पेरिस, हाँ वही फ्रांस में है। फैशन की नगरी भी फ्रांस को माना गया है। सुंदरियों का देश। कान किस देश का प्रमुख नगर है? फ्रांस का। कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में हो गया है। अब आपको बताने, यूरोप का विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक कौन हो जाएगा? यूक्रेन हो जाएगा। विश्व का अन्न भंडार हो जाएगा रोटी के डलिया हो जाएगा यूक्रेन को अमेरिका बड़ी पटक के मारा है भाई। रूस मारा है भाई पूरा उसका तहस नहस कर दिया है। बताइए कितना आगे था। बताइए, बगल का आदमी जाके वहाँ हल्ला गुल्ला करेगा, दूसरे जिला में जाके मिल रहा है घर का आदमी। कौन सा जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग? नदी के जलमार्ग। सही बोला है, राइन नदी का हो जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट पूछेगा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ब्लैक फॉरेस्ट तो यूरोप में ही है, लेकिन जर्मनी में है। जर्मनी में हो गया। अब ब्लैक फॉरेस्ट पूछेगा किस नदी के किनारे है तो राइन नदी के किनारे। यूरोप का महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन है? यूरोप का महत्वपूर्ण ओरिएंट रेल मार्ग। तो लंदन से लेकर महत्वपूर्ण रेल मार्ग है ओरिएंट रेल मार्ग, जो पेरिस से तुर्की के कुस्तुनतुनिया तक जाता है। विश्व में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश हो जाएगा रूस हो जाएगा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा। क्या है, याद आ रहा है क्या? ठीक है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक कहाँ बनता है? फ्रांस में हो जाता है। सूरा और सुंदरियों का देश बोला जाता है फ्रांस को। झीलों का देश बोला जाता है फिनलैंड को। भाई साहब यूरोप में है फिनलैंड, नाटो का 31वां मेंबर भी बन गया है। ये भी एक अगल बगल में है भाई। फिर गुस्सा आएगा तो फिर एक पे चार अब तो बन गया, अब तो कुछ नहीं कर पाएगा। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? सॉरी, यूरोप का मरीज तुर्की। हाँ, यूरोप का मरीज तुर्की, सही बात है। यूरोप का भारत किसको कहा जाता है? यूरोप का भारत कहेंगे इटली को। इटली को कहा कि वहाँ भी गंगा नदी के जैसा पो नदी है और वो भी कृषि प्रधान देश है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? कौन कौन देश में? जल विद्युत का सबसे ज्यादा जल विद्युत कौन कौन देश में बनाया जाता है? इटली और स्वीडन में बनाया जाता है। वाइन यार्ड किसको कहा जाता है? फ्रांस को। फ्योर्ड तटों का देश किसको कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। इंग्लिश चैनल अलग करता है किसको? इंग्लिश चैनल जब आएगा तो इधर बीच में घुस जाता है इंग्लिश चैनल। फ्रांस और इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। यूरोप का गर्म कंबल के नाम से किसको जाने? गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो कि कल हम लोग पढ़े हैं, उत्तरी अमेरिका वाला है। यूरोप का खेल का मैदान किसको कहते हैं? यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को। यूरोप का मरीज तुर्की तो हो ही गया। तुर्की पूछेगा कि कहाँ अवस्थित है, जगह बताइए। तुर्की
कहाँ अवस्थित है, मतलब यूरोप और एशिया के है ना। मोटा मोटी काला काला सागर सागर और के नीचे है। काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य में। हाँ, तो भूमध्य सागर से ऊपर है, भूमध्य सागर काला सागर से नीचे वही है। तुर्की का जो एशियाई भाग है और यूरोपीय भाग को कौन अलग करता है? मरमरा सागर। मरमरा सागर, सही जा रहे हैं। तुर्की की राजधानी पूछेगा तो अंकारा। आप पूछेगा अंकारा मतलब किस महादेश में पड़ता है? अंकारा पड़ता है यूरोप में, इसीलिए इसको यूरोपीय कंट्री मतलब जहाँ राजधानी पड़ गया यूरोप में, बाकी ज्यादातर इसका मान वैसे लीजिए भी रसिया का जैसे राजधानी उसमें पड़ता है, बाकी सबसे अधिक साइबेरिया क्षेत्र एशिया में पड़ता है। 5 सागरों का पतन किसको कहा जाता है? 5 सागरों का पतन मार्स को। विश्व में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र किसको माना जाता है? बेल्जियम का है वो, एंटवर्प। विश्व में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प। काकेकस राज्य में कौन कौन सा आएगा? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। सही बोला, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार कहाँ है, कहाँ बनाया गया है? स्वेलबार्ड द्वीप जो कि नॉर्वे में है। स्वेलबार्ड द्वीप जो कि नॉर्वे में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार है कि इसमें हर एक चीज का बीज रखा गया है कि मान लीजिए भूकंप, बाढ़ या कोई मान लीजिए दुनिया नाश हो जाएगा तो बाद में अगर कोई आदमी बचता है तो उसको बीज नहीं खोजना पड़ेगा, वहीं से बीज करके कोई भी अन्न उत्पादन करे। इस पे एगो फिल्म भी बना है, उसमें मतलब सारा जानवर का छोटा छोटा बच्चा जो रखता है ना उसको रखता है, बाद में एक बार पूरा मतलब प्रलय आ जाता है, सब मर जाता है, खाली एगो कबूतर बचता है, इसके साथ जो रहता है कौआ, एगो आदमी बस बचता है। पूरा बड़का नाव बना के रखता है, उसी में सारा बीजवा रखता है, चारों बगल से पैक, दहाते 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 कितना साल तक दहाता है, उसके बाद पानी सूखता है, तब उसमें से सब निकालता है। कौआ को भेजता है कि जाके देखिए कि कहाँ कहाँ मतलब मिट्टी सूखा है, वो पूरा चारों तरफ उड़ के आता है, उसके पास आके बैठता है, पैर और में कहीं मिट्टी उसको नहीं लगता है तो लगता है कि पूरा दुनिया प्रलय हो गया, कहीं भी अब मिट्टी या सूखा नहीं बचा है। तो उसी पे अच्छा मूवी हम देखे हैं। किसानों का देश किसको कहा जाता है? किसानों, फ्रांस को। फ्रांस यूरोप में है। समुद्रों की रानी भी फ्रांस हो जाएगा। यूरोप का एकमात्र देश जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है फ्रांस हो जाएगा। लघु यूरोप कहा जाएगा, फ्रांस को कहा जाएगा। सिन नदी सही बात है, फ्रांस में है। सिन नदी बताइए कि गिरती कहाँ है? भूमध्य सागर में। बिल्कुल गलत है, अटलांटिक ऊपर उत्तर सागर में। बिल्कुल गलत, फिर से इंग्लिश चैनल उत्तर सागर। हाँ वही मतलब मोटा मोटी आप चल गए थे। पो नदी कहाँ बहती है? इटली में। इटली का गंगा के नाम से किसको जाना? पो नदी को जाने। अब हम लोग हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। किसके शासनकाल में ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे? किसके साथ? जॉर्ज पंचम, हाँ। तो ये हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम कहाँ फेंका गया था? लाहौर में। भाई हमारा दिल्ली में। समय था 23 दिसंबर 1912 में, जब यही मतलब वहाँ सभा का आयोजन किया जा रहा था ना। किसके शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था? करजन। समय था 1905। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया था? नर बलि प्रथा वही करजन था? नहीं, इसी का पहले था हार्डिंग, सिर्फ हार्डिंग। जो जिसपे बम फेंका गया था वो था हार्डिंग द्वितीय। दास प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? दास प्रथा तो लिथुपुर से आगे चल जाइए, एलिन बरो। दास प्रथा का उन्मूलन किया था एलिन बरो। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता माना जाता है? भारतीय प्रेस का बिल्कुल गलत है महाराज, 50 पर भारतीय प्रेस का, हाँ सही बोला है, मेटकॉप। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध पूछेगा कब हुआ था? बड़ी तो आंग्ल मैसूर युद्ध याद किया। आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 42 में। शासन काल था ऑकलैंड। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 39 से 42 के बीच में और शासन काल था ऑकलैंड। किस वायसराय के द्वारा ग्रैंड ट्रंक जो रोड है उसका मरम्मत करवाया गया था? वो तो शेषासुरी नहीं, वायसराय पूछ रहे हैं सर, ऑकलैंडे था, यही मरम्मत करवाया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था? आंग्ल बर्मा का हो जाएगा 1824 से 26 के बीच। और उस समय किसका शासन काल था? 1824 से 26। एम हर्स्ट था, क्योंकि हम विलियम बेंटिक से पहले आ रहे थे, याद कर। सहायक संधि की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? बेलेजी, सही जा रहे हैं। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? प्रथम राज्य तो हैदराबाद। सही बोला, हैदराबाद का निजाम स्वीकार कर लिया था। अब कौन ऐसा राज्य था जो मतलब सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था अंत तक?
सही बोले, इंदौर के होलकर जो था वो स्वीकार नहीं किया था, बोला कि हम स्वीकार नहीं करेंगे भले कुछ भी हो जाए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जेम्स क्या नाम था? बोलिए बोलिए। इसी में उसको बाद में अंग्रेजी शिक्षा उसमें सिखाया जाता था, वहां से जो भी ब्लेजली किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ब्लेजली। अब बंगाल का शेर भी कहा जाता था, ब्लेजली को कहा जाता था बंगाल का शेर। हम लोग का खत्म हो गया। कल हम लोग ऑस्ट्रेलिया वाला, ऑस्ट्रेलिया नहीं, अब दक्षिणी उत्तरी, अच्छा उत्तरी दक्षिणी अमेरिका पढ़ेंगे और अंटार्कटिका पढ़ लेंगे। अंटार्कटिका एगो बच गया है, एगो दक्षिणी अमेरिका, दो गो है। चलिए अंटार्कटिका और दक्षिणी अमेरिका पढ़ लेंगे। हटाइए, ऐसे ही याद है तो। चलिए करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। करंट अफेयर बड़ी एग्जाम में आजकल, करंट अफेयर का आजकल एथी बढ़ते जा रहा है। हाँ 25 गो क्वेश्चन रहता है, ओकरा में से 8 गो 7 गो 8 गो करंट अफेयर रहता है। करंट अफेयर सबका फेवरेट हो गया है। आज 5 गो करंट अफेयर बन गया होगा, संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। वो नहीं गया, वही मतलब उसमें पूछ देगा कितना कैंप, ग्राम का है, कितना है, सब पूछ रहा है, लंबाई कितना है। चलिए कल उस सब। चलिए तो शुरू करते हैं। 6 दिसंबर से। तो पहला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव, शुरू करते हैं 6 दिसंबर से लेकर कितना तक पढ़ना था, 10 दिसंबर तक। तो पहला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सी महान परिनिर्वाण दिवस मनाई गई? 66वीं मनाई गई है। और जन्म पूछेगा उनका कब हुआ था, तो 14 अप्रैल को। स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा है? भीमराव अंबेडकर। क्या जगह पूछेगा? बिल्कुल गलत है, स्टैचू ऑफ नॉलेज वो आप बोल रहे हैं, जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी आप बोल रहे हैं, ये है लातूर महाराष्ट्र में लगाया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी वही तेलंगाना में हैदराबाद में लगाया गया है, जो रामानुजन का मूर्ति है। आईआईटी के किस आईआईटी ने समुद्र के लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? आईआईटी मद्रास। बहुत सारा काम किया है, किसान के लिए बहुत चीज बनाया भी है। अडानी ग्रीन ने कहाँ पे तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया? जैसलमेर। भारत का पहला गोल्ड एटीएम पूछेगा तो गोल्ड एटीएम, वहां से सोना निकलेगा। सोना निकलता कर्नाटक में है क्या? बिल्कुल गलत है, हैदराबाद। एटीएम से अनाज कहाँ से निकलेगा? गुरुग्राम। सही जा रहे हैं। 100 अरब डॉलर के प्रेशर प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत। अब भारत का सबसे बड़ा भागीदार कौन सा देश है अभी? भारत का अमेरिका है। सरप्लस में भी अमेरिका के साथ है। अब फोर्ब्स हीरोज अब फिलेट्रॉफी सूची में शामिल हुए हैं। गौतम अडानी हो गया, खत्म कीजिए। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ है? भारत और संगम, बांग्लादेश, अमेरिका। संगम अभ्यास हुआ है अमेरिका। एक और इसमें प्रश्न बन गया है कि संगम अभ्यास पूछेगा, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो गोवा में। संगम अभ्यास होता है भारत और अमेरिका के बीच। वज्र प्रहार पूछेगा तो भारत अमेरिका। तर्कस पूछेगा, तर्कस तलवार भारत अमेरिका। युद्ध अभ्यास पूछेगा, भारत अमेरिका। टाइगर ट्रम्प पे नाम आ गया तो टाइगर ट्रम्प, भारत और अमेरिका। किस मेट्रो ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? नागपुर मेट्रो को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जल मेट्रो पूछेगा तो कहाँ शुरू किया है? जल मेट्रो कोची वाला। सही बोले हैं, कोची। अब भूमिगत मेट्रो शुरू कहाँ हुआ है? कोलकाता में। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 दिसंबर। हाँ, स्वतंत्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर को स्वतंत्र सेना झंडा दिवस। 15 जनवरी को पूछेगा तो 15 जनवरी को क्या है? थल सेना दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। 8 अक्टूबर को वायुसेना हो जाएगा। किन दो देशों के मध्य 91 नंबर का मैत्री दिवस मनाया गया है? भारत और बांग्लादेश। ऐसा मैत्री एक्सप्रेस चलेगा, बंधन एक्सप्रेस। बंधन तो भारत और नहीं, वही है बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। अब मिताली एक्सप्रेस भी भारत और बांग्लादेश। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश। 7 दिसंबर को 2022 को दिग्गज शटलर सुकांत कदम कौन सा खेल खेलते हैं? सुकांत बैडमिंटन। सही बोला है, पैरा बैडमिंटन। स्वर्ण पदक जीते हैं। और बीसीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में किन भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 4 को किया गया है। प्रियंका चोपड़ा, सही बात है। स्नेहलता श्रीवास्तव, सही बात है। नहीं, स्नेह जोआले,
गीतांजलि श्री, हाँ, स्नेहा ज्वाले और सिरिसा बांदला 4 लोगों को शामिल किया गया। प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा ज्वाले और सिरिसा बांदला को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? सही बोले हैं, एज कनिटकर। मीराबाई चानू कौन सा खेल खेलती है? भारोत्तोलन। विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीती है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 2022 में वर्ल्ड ऑफ द ईयर का कौन किसको चुना गया है? वर्ल्ड ऑफ द गोबलिन मोड। 2021 में कौन था? ऑक्सफोर्ड वैक्स था। सूचना आगे है कि टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? यूक्रेन है भाई। बोला है कि भाई इतना पिटाया है तो ले लो थोड़ा बहुत पुरस्कार भाई। व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसको चुना गया है? भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत। भारत में जो मतलब चलिए छोड़िए, बाजरा वर्ष कब मनाया गया था? 2023 में। अब बाजरा के लिए उत्कृष्ट मतलब उसका संशोधन करने के लिए कहाँ अमेरिका न्यूयॉर्क भारत में मतलब बनाया गया है? सिरियन जिसको बोला गया ना, तो उसके संशोधन करने के लिए, उसके रिसर्च करने के लिए कहाँ मतलब लगाया गया है? कहाँ से रिसर्च होगा? हैदराबाद से। कहाँ तक थे? 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा मतलब वर्ष घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? रोम में। ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर है? UAE रहा है। सबसे मजबूत का मतलब जहां मन करे वहां पासपोर्ट लेकर चलिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। मजबूत पासपोर्ट है जो सबसे अच्छा काम होता है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान? 36वां स्थान मिला था। यह निर्मला सीतारमण जी है। जब प्याज का दाम महंगा हो गया था तो बोली थी कि हम तो प्याज नहीं खाते हैं, आप लोग समझिए महंगा हो गया था। प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ में जैव विविधता पर सम्मेलन, जिसको हम लोग COP15 शुरू किया गया है? कनाडा। प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ पे जैव विविधता पर सम्मेलन, जिसको हम लोग COP15 शुरू हुआ है कनाडा में। जैव विविधता दिवस तो मालूम है होगा, कल 22 मई को। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? उसका नाम है बीना नायर। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? बीना नायर। किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार जिसका नाम है डॉन अवार्ड जीता है? एस्ले बाटी संन्यास ले चुकी है। हाँ, संन्यास ले ली। टेनिस खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया की संन्यास ले ली है। किस राज्य में ब्रेन बेबलर की नई प्रजाति खोजी गई है जिसे नाम दिया गया है लीसू ब्रेन बेबलर? कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला 131 बॉल पर 210 रन मार दिए थे भाई साहब। केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया? 2026 तक। रूफटॉप सोलर योजना को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। आगे है कि किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? कृष्णा बबिलाला। अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है कृष्णा बबिलाला। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? रेजर पे। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? रेजर पे। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल के पहले महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? सुष्मिता शुक्ला। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? सुष्मिता शुक्ला। खत्म करते हैं। अब हम लोग कल देखेंगे 11 दिसंबर 2022 से लेकर 15 दिसंबर 2022 तक। तो लूसन पर हम लोग शुरू करते हैं पंचवर्षीय योजना, जिसमें छठा पंचवर्षीय योजना तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं
7वीं पंचवर्षीय योजना, तो समय पूछेगा तो 1985 से 90 से। 7वीं पंचवर्षीय योजना था 1985 से 90। योजना पूछेगा किस पे आधारित था, तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। 7वीं पंचवर्षीय योजना किस योजना थी, किस पे आधारित था, तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। प्रमुख उद्देश्य था समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। साम्य और न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली का स्थापना था। सामाजिक और आर्थिक असमताओं को प्रभावी रूप से कम करना। देशी तकनीक विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना, मतलब सभी चीज ले लिया था का। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। तो बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न आ गया कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस योजना में दिया गया, 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई थी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय में कितना वृद्धि हुआ था, 3.6% की वृद्धि हुआ था। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई थी। निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई थी 7वीं पंचवर्षीय, यानी प्राइवेट सेक्टर को क्या किया गया था, सरकारी सेक्टर से ज्यादा मतलब वरीयता दिया गया था। इस योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो जो जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। जवाहर रोजगार योजना शुरू किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें 3-4 गो आ गया। पूछेगा 7वीं पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था, तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। अब अगला प्रश्न है कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में, 7वीं पंचवर्षीय में। 7वीं पंचवर्षीय में पूछेगा कि प्रति आय कितना परसेंट की वृद्धि हो गई थी, 6% की वृद्धि हो गई थी। ये भी पूछ सकता है कि सरकारी क्षेत्र के तुलना में प्राइवेट सेक्टर में वरीयता दी गई थी, 7वीं में हो जाएगा। और जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण योजना शुरू की गई थी 7वीं में। अब फिर आ गया योजना अवकाश, तो 90 से 92 योजना अवकाश रहा था, 90 से 92। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण 1 वर्षीय योजना बनाई गई। आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र और अर्थव्यवस्था के विनियामक एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाता है। वहीं निर्देशात्मक योजनाओं में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था में सहयोग की भूमिका में होता है। भारत में 1991 ईस्वी में पूर्व आदेशात्मक योजना लागू थी, जबकि 1991 के बाद से निर्देशात्मक योजना लागू है। अब हम लोग देख लेते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय पूछेगा तो 92 से 97। 8वीं पंचवर्षीय योजना का 92 से 97। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य को दिया गया। तो पूछेगा कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मानव संसाधन का विकास, रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य। मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार प्राप्ति के प्रमुख लक्ष्य बनाए गए। औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचना पर बल देने की शुरुआत इस योजना में की गई। इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई। तो लागू कब हुआ था, शुरू 7वीं में, लेकिन शुरू किया गया था इसी में 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1993 में इसका शुरुआत हुआ था। 8वीं योजना में ही जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री सॉरी वो था जवाहर रोजगार योजना। यहाँ शुरू किया गया था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। दोनों में 7वीं में शुरू किया गया था जवाहर रोजगार योजना और 8वीं में शुरू कर दिया गया प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना। तो पूछेगा राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुआ था 8वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना। समय 1993 में भारत सरकार ने मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला तथा बाल विकास विभाग द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं की आमदनी सृजन के कार्यों के लिए या संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान करना या इस प्रावधान को बढ़ावा देना। इसके तहत आरंभिक कोष की आरंभिक सीमा 31 करोड़ रुपये रखी गई थी। इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने 15 से 35 वर्ष के लोगों को निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया। तो भाई साहब 15 से 35 वर्ष तक निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य महिला
ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था। तो पूछेगा मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त किसमें करना था? 8वीं पंचवर्षीय योजना। मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना था 8वीं पंचवर्षीय योजना। आगे है 9वीं पंचवर्षीय योजना। समय पूछेगा तो 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में किस पे बल दिया गया था? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। इस योजना की सफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दों को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। 9वीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया। भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण को न केवल बढ़ने से रोकना वरना उसे कमी भी लाना, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जड़ी बूटी और औषधि मूल के पेड़ों को सहित प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग तथा संरक्षण। अब हम लोग देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो 2002 से 7। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7। इस 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? 10वीं। देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना किस पंचवर्षीय योजना को जाएगा? 10वीं। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुना करना प्रस्तावित किया गया। तो 10 वर्षों में व्यक्ति की आय दुगुना करना किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? 10वीं का था। 11वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं 2007 से 12। 11वीं पंचवर्षीय योजना आएगा 2007 से 12। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हो गई थी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रता एवं समावेशी विकास था। तो पूछेगा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तीव्रता एवं समावेशी विकास। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुना करना। 11वीं तो पढ़िए लिए तीव्रता और समावेशी विकास था। 11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद और औसत समृद्धि वृद्धि दर 8.3% है। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं पंचवर्षीय में रही है। तो पूछेगा कि सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में? 11वीं का 2-3 पॉइंट मिल गया। सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में? 11वीं में हो गया। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था तीव्रता एवं समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र की विकास दर क्रमशः 3.3%, 6.6% और 9.8% रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। 12वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं 2012 से 17। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। ये क्वेश्चन पूछा था MTS के एग्जाम ने कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 12 से 17। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्रता, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मदद में विहित की गई थी। अब हम लोग देखते हैं 5 है नीति आयोग। तो कल देख लेंगे नीति आयोग, कल शुरू करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान। इसी में से कुछ पढ़ना होगा। इसी में से पढ़ करेंगे कि 14 तक नहीं थे पहले थे। ये अपना आगे कैसे चल जाएंगे? यही है। हाँ, तो आज हम लोग देखते हैं अंतरिक्ष विज्ञान। तो बताना है आपको अंतरिक्ष विभाग की स्थापना पूछेगा तो 1972 में हो जाएगा। PSLV का पूर्ण रूप होता है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। थुम्बा में प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब किया गया था? थुम्बा में हो जाएगा 1963 में। थुम्बा इसे बताइए कौन जगह है, कौन राज्य में है? केरल में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जिसको हम लोग इसरो कहते हैं स्थापना कब हुआ? 1969 को हुआ था। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था आर्यभट्ट था जो रूस से छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 में। भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट हुआ था पोखरण में हुआ था 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में हुआ था। बताइए करने नहीं दे रहा था। वहीं उसका नाम था लाफिंग बुद्ध। हाँ, स्वदेशी निर्मित और स्वदेशी भूमि से प्रक्षेपण प्रथम उपग्रह था रोहिणी जो कि 17 अप्रैल 1983 में हुआ था। भारत के राकेश शर्मा द्वारा रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश हुआ था 1984 में। भारत के राकेश शर्मा द्वारा रूसी अंतरिक्ष यात्री में के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश 1984 में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र
त्रिवेंद्रम में है। विक्रम साराभाई। हाँ, अच्छा, विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम। भारत का पूरा प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह पूछेगा तो रोहिणी 1R IR-1 है, जो कि 18 जुलाई 1980 को छोड़ा गया था। थुम्बा में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र, जिसको हम लोग SSTC कहते हैं, इसकी स्थापना हुआ था 1965 में। थुम्बा में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र, जिसको SSTC की स्थापना हुआ था 1965 में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको बार्क कहते हैं, स्थापना हुआ था 1954 में। कहाँ हुआ था? ट्राम्बे, मुंबई में हो गया। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुआ था कल्पक्कम, सही बोले हैं, मद्रास में 1971 में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुआ था 1971 कल्पक्कम, मद्रास में। अंतरिक्ष जाने वाला प्रथम व्यक्ति हो जाएगा, अंतरिक्ष जाने वाली यूरी गैगरिन, सही बोला, यूरी गैगरिन, जो कि सोवियत संघ की थी, 1961 में गई थी। अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम व्यक्ति यूरी गैगरिन, जो कि सोवियत संघ की थी, 1961 में गई थी। जाने वाली प्रथम व्यक्ति यूरी गैगरिन नहीं थी, थे वही थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला थी वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ये भी सोवियत संघ के थे, बताइए, उसी समय सोवियत संघ कितना आगे था, 1963 में। चंद्रमा पर चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, सही बोले हैं, नील आर्मस्ट्रांग था, जो अमेरिका के थे, 21 जुलाई 1969। बताइए, 6 साल के बाद ये मान लीजिए इस सब क्षेत्र में आए। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय पूछेगा तो राकेश शर्मा, 1984 में गए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला, 1997 में हो गया। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला 2007 में गई है, सुनीता विलियम 2007 में। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने का श्रेय सुनीता विलियम, लेकिन अब दूसरे को हो गया है, अभी आई है कुछ दिन पहले। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह हो गया स्पुतनिक 1, जो कि सोवियत संघ 1957 में। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था स्पुतनिक 1, जो कि सोवियत संघ 1957 को। प्रथम संचार उपग्रह पूछेगा तो इको-1 किस देश के द्वारा छोड़ा गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा 1968 में छोड़ा गया था। देश का पहला रिएक्टर पूछेगा तो अप्सरा हो जाएगा 1956 में। देश का पहला रिएक्टर अप्सरा 1956 में। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह था इनसेट 2 है, जो कि जुलाई 1992 में है। प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह था इनसेट 2 है, जो कि उसका निर्माण हुआ था जुलाई 1992 में। स्वदेशी निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र पूछेगा तो पृथ्वी हो जाएगा 1988 में। स्वदेशी निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा पृथ्वी। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटक। तारापुर परमाणु विद्युत गृह पूछेगा तो तारापुर आ जाएगा, मुंबई, महाराष्ट्र हो जाएगा। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह रावत भाटा राजस्थान में। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुआ था, परमाणु ऊर्जा आयोग कहाँ हुआ था? 10 अगस्त 1948 में हुआ था। देश के सबसे बड़े परमाणु केंद्र ध्रुव ने काम करना कब प्रारंभ किया था? 8 अगस्त 1950 से। देश के सबसे बड़े परमाणु केंद्र ध्रुव के काम करना आरंभ किया था 8 अगस्त 1950 से। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव था लाइका, ये थी कुतिया ना कुतिया। अंतरिक्ष में यान में बाहर विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव। अंतरिक्ष में यान से बाहर विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति था एलेक्सी लियोनोव। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया था, अमेरिका 1981 में। प्रथम अंतरिक्ष शटल पूछेगा तो कोलंबिया हो जाएगा, अमेरिका का था 1981 में। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान पूछेगा लूना 16 मंगल ग्रह पर पहला अंतरिक्ष यान था पाथफाइंडर, जो 6 जुलाई 1997 को। मंगल ग्रह पर पहला अंतरिक्ष यान था पाथफाइंडर, जो 6 जुलाई 1997 को हुआ था। इनसेट 3E का सफल परीक्षण हुआ था 28 सितंबर 2003 को। इनसेट 3 का सफल प्रक्षेपण हुआ था 28 सितंबर 2003। कक्षा में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्काईलैब अमेरिका के द्वारा 1993 में। कक्षा में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्काईलैब अमेरिका के द्वारा 1993 में। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक पूछेगा तो 2001 में भाई साहब। पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान अभी पढ़ लिया है लूना 16। चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष अपोलो 1 था या 11 आप मान लीजिए। सर्वप्रथम मानव रहित कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश सोवियत संघ, उस समय सब वही आगे था। भारत के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हो गया था 2003 में, 1 फरवरी 2003 को। दूसरा परमाणु परीक्षण APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया था 13 मई 1998 को। अब हम लोग देख लेते हैं तत्व संकेत और परमाणु संख्या। हाइड्रोजन का बताइएगा संकेत, पहले संकेत बताइएगा। हाइड्रोजन का संकेत H हो जाएगा, हीलियम का He। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन का। अच्छा चलिए, ऑक्सीजन, तो ऐसा ही पूछ लेते हैं।
प्लूटोनियम का परमाणु संख्या बताइए, छोड़िए वो तो मान लीजिएगा उसके मिला के मारिए दीजिएगा क्या कौन। चीज़? हाँ, तो तुम्हारी वही ना, संख्या परमाणु संख्या बताइए प्लूटोनियम का। 45। बिल्कुल गलत है, क्या प्लूटोनियम का 94 होता है। क्या बोले आप? परमाणु संख्या ना? हाँ परमाणु हाँ संख्या। ठीक है, पीटी 94, ठीक है। यूरेनियम का बताइए। यूरेनियम 232 तो 92। 92, यूरेनियम हो जाएगा 92। हाँ। रेडियम का रेडियम आरबी रेडियम तो हो जाएगा आपका 88। जो 88 है। और शीशा का पीबी होगा 82। 82 सही बोले हैं। सोना का ये 78। नहीं 79 79। 79। पारा का 12। 80। एचजीएस 80। और टंगस्टन का टंगस्टन हो जाएगा 74। सीजियम का सीजीएम सीएस हो गया आपका 55। जिनॉन का 54। आयोडीन का आयोडीन तो हो जाएगा 53। ठीक है। एंटीमनी एंटीमनी का हो जाता है 51। टीन का हो जाएगा 50। कैंडियम का हो जाएगा 48। चांदी का 47। क्रिप्टॉन का क्रिप्टन हो जाएगा 36। ब्रोमीन का 35। आर्सेनिक का नीचे आ जाइए 33। और जस्ता का 30। जिंक। और कॉपर का 29। कोई नहीं गया 29। अब लाइने से हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, हीलियम का 2, लिथियम हो जाएगा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेडानियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 30 तक डायरेक्ट है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, जिसको जास्ता कहते हैं। खत्म हो गया। इसका प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न 40 को है, तो आपको बताना है कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब किया गया था? 1972। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला थी तेरेस्कोवा। सही बोले, वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। सोडियम का प्रतीक पूछेगा तो Na नेट्रियम हो जाता है, ना कि सोडियम का मार दीजिएगा ए से। ये आगे है। 18 कैरेट में कितना % सोना होगा? 18 कैरेट में कितना %? 75%। डायनामाइट का मुख्य रूप से क्या होता है? डायनामाइट में तो क्या नाइट्रोग्लिसरीन होता है। सिंदूर यानी भखड़ा शीशा किसको कहते हैं? भखड़ा सिंदूर तो कहाँ है? HGS होता है। Fe का रासायनिक मर्क्यूरी का सल्फाइड है, वही मर्क्यूरी। सही बोला। Fe रासायनिक प्रतीक है किसका? लोहा का, आयरन का। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम भारतीय महिला? कल्पना चावला गई थी। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान? सही, अपोलो 11 हो जाएगा। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक? आर्यभट्ट। 1975 में छोड़ा गया था। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? H2SO4। ऑयल ऑफ पेट्रोल किसको कहते हैं? ऑयल ऑफ पेट्रोल H2SO4 को ही करता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक पूछेगा तो सही बोले हैं AgOg। सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या होता है? S4। सल्फर के अणु का बिल्कुल गलत है, S8 होता है। 50 पर 288। बहुत बार पूछा है, इसी में 4 या 8 या 10 ऑप्शन बने। आगे है कि डाइफ्लोरोमीथेन बाजार में किस नाम से जाना जाता है? डाइफ्लोरोमीथेन किस नाम से जाना जाता है? डाइफ्लोरोमीथेन फ्रिज को ठंडा करता है भाई साहब, ये है फ्रीऑन 12। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम बताइए। कि सिल्वर जैसे आ जाएगा तो चांदी हो जाएगा, सिल्वर नहीं होगा। क्विक सिल्वर भाई साहब, इसमें सिल्वर है लेकिन सिल्वर तो चांदी नहीं होता। पारा होता है, पारा होता है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु पूछेगा तो यूरेनियम जाएगा। यूरेनियम हो जाएगा। पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सबसे पीतल, तांबा, जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? सब में पाया जाता है पीतल, तांबा है। तांबा सब में पाया जाएगा भाई साहब। जर्मन सिल्वर में पाया जाता है। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर पर किसको लेपित किया जाता है? को। बिल्कुल गलत है, जस्ता को लेपित किया जाएगा भाई। जस्ता पहला ही। ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? अभी त्रिवेंद्रम है। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान पूछेगा तो? मंगल स्पुतनिक ना पाथफाइंडर। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप होता है? शुद्ध कार्बन का हीरा हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे कठोरतम पदार्थ पूछेगा तो? कठोरतम पदार्थ तो हीरे हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या पूछेगा तो? सोडियम मैंने 11। अमलगम किसको कहते हैं भाई साहब? अमलगम जब उसमें पारा को कहेंगे अमलगम Hg। अधिकतम तन्यता धातु वाला होता है सबसे सोना। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? सही बात है। इसमें कहाँ दिया? तांबा। उसको तार वो
ऐसे खींचिएगा तो ऐसे हो जाएगा, तार ना बन पाएगा उसका, उसमें मिलाना पड़ेगा तांबा को। निम्नलिखित में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? तार खींचने की सबसे नमनीय धातु है सोना। सोने ना है तो खाली सोने कई बार आ गया ये तकलीफ। आसानी से खींचा जा सकता है, ये नमनीय धातु है, मतलब नौ जाएगा तुरंत। इसको तार जैसे तार ऐसे सीधा रहेगा ना, तो ये तार भले इसको खींचा जा सकता है, लेकिन तार बनाने में बहुत मतलब इसको कहते हैं। जल में सबसे कम घुलनशील बताइए कौन होता है? जल में तो HCl भी घुल जाता है, क्या बोलते हैं? N2 होता है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस पूछेगा तो N2 होता है। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत बताइए। CaCO3 तो कार्बन कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। 12 होता है, 12% होता है कार्बन का। हाइड्रोजन में सर्वाधिक प्रभावशील ऑक्सीकर्ता पूछेगा तो क्या फ्लोरीन दिया है? सही बोले हैं, फ्लोरीन हो जाएगा। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होगा भाई साहब? हैं? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो जाएगा। मीथेन का रासायनिक सूत्र पूछ CH4। सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सही बोले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वही मिला के बताते जैसे खोलते हैं करता है वही ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आएगा इधर पता नहीं वायरल हो रहा है कि आम खा लिया उसके बाद ठंडा पीजिएगा तो अंदर जाके पॉइजन हो जा रहा है, रिएक्शन कर जाता है। उसमें विटामिन C और उसमें रहता है ना खट्टा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों रिएक्शन कर जा रहा है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था? तत्वों का सबसे पहले डोबेनियर। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था? एक बार और मौका देते हैं। न्यूलैंड आपके हिसाब से न्यूलैंड, लेकिन डोबेनियर अच्छा वर्गीकरण ना किया था। न्यूलैंड, लेकिन डोबेनियर बाद तीन सिद्धांत दिए थे। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावित यूनिट पूछेगा तो कैरेट EMU। रासायनिक यौगिक सबसे छोटा संभावित यूनिट, सबसे छोटा कौन हो जाएगा? तोड़ के सबसे छोटा कौन सी कीजिएगा? अणु आ जाएगा। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, AMU में होता है, एटॉमिक मास नंबर यूनिट होता है। और वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व का सभी गुण विद्यमान होंगे उसको हम लोग कहेंगे परमाणु। परमाणु में सभी हो जाएगा, सभी गुण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब उसमें रहेगा और सभी गुण रहेगा। आज हम लोग खत्म करते हैं, कल मिलते हैं फिर।